गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। माई सेल्फ सर मनीष स्वागत करता हूँ आप सभी का टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल मंच पर। तो जैसा कि आज आप सभी ने आपके जो ग्रुप बना हुआ अपना स्कूल का, उसमें मैंने एक इमेज स्नैप आपको भेजा है। चैप्टर 7 का जो रिवाइज्ड या जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसके अंदर से कौन सा टॉपिक हटाना था वो मैंने हटा करके और आपको हैंड रिटन एक स्नैप भेजा है। उसमें एक मिस्टेक थी पहले जो भेजा था उसमें, और बाद में उसको करेक्ट करके मैंने वापस भेजा है। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग करें तैयारी अपनी। और अब हमारा आज जो चैप्टर 7 है नया सिविक्स का, और आखिरी चैप्टर है ये हमारा, उसके बाद हमारी सिविक्स ख़त्म हो जाएगी। हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द स्टेट गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड देयर फंक्शंस। चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन ईच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान के तहत हर राज्य में एक स्टेट लेजिस्लेचर की व्यवस्था दी गई है। इन आर्टिकल 168 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज मेंशन्ड दैट देयर विल बी अ लेजिस्लेचर फॉर एवरी स्टेट विच विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नर एंड अ हाउस और 2। यानी संविधान के आर्टिकल 168 में लिखा है कि संविधान के तहत हर एक राज्य में एक लेजिस्लेचर होगी, कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, और उसका जो कॉन्स्टिट्यूटेड होगा वो गवर्नर होगा, या तो उसमें एक सदन की व्यवस्था होगी या उसमें द्विसदनात्मक दो हाउसेज की व्यवस्था भी हो सकती है। सम स्टेट्स विल हैव 2 हाउसेज एंड दे विल बी नेम्ड एज विधानसभा। कुछ राज्यों में 2 हाउसेज हैं और उनको विधानसभा के नाम से भी जाना जाता है, और एक के अंदर विधान परिषद। 2 हाउसेज हैं वहाँ पे, जैसे जहाँ विधानसभा है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली, और जहाँ विधान परिषद है उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता है। इन ईच स्टेट देयर इज़ अ हाउस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज बाय द पीपल। हर स्टेट में हाउस होगा और वो रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू होगा, और उसकी वोटिंग सेम जैसे बाकी अपने एमपीज़ की होती है उसी प्रकार से एमएलएज चुने जाएंगे, और सेम प्रोसेस रहती है। जो रिप्रेजेंटेशन है वो एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू जाता है, 18 वर्ष से ऊपर के लोग वोट करते हैं। दिस हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी इज कॉल्ड विधानसभा। जहाँ पर ये इस प्रकार से चुनने का सिस्टम है, जहाँ पर 18 वर्ष के ऊपर का वोटिंग का सिनेरियो रहता है, उसको अपन विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। एंड इन सम स्टेट्स विच हैव द सेकेंड हाउस ऑल्सो, जहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, कॉल इट विधान परिषद, जिसे विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। द राइट टू डिसाइड वेदर द लेजिस्लेटिव बॉडीज ऑफ द स्टेट वुड बी unicameral or bicameral is reserved with the elected representative of the state and the parliament of India। भारतीय संसद के पास में और चुने हुए प्रतिनिधियों के पास में ये अधिकार रहता है कि जो स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव बॉडीज़ जो हैं वो बाईकैमरल होगी या यूनिकैमरल होगी। ये व्यवस्था आपको संसद के अंदर दी गई है। At present in the Indian Union only 7 states have the provision for bicameral house: Uttar Pradesh, Jammu Kashmir and Maharashtra, Karnataka, Bihar, Andhra Pradesh and Telangana, and the rest of the state have unicameral system only। ये 7 राज्य हैं जहाँ पर बाईकैमरल यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था है, बाकी जगहों पर यूनिकैमरल यानी एक ही सदन है, विधानसभा ही होती है, विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है। The state legislature is made up of following 3 parts in above 7 states having bicameral legislature। जहाँ पर ये 7 राज्य हैं वहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है, विधायिका है, लेजिस्लेटिव है, वो किस प्रकार से बनी होती है देखें। गवर्नर होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जिसको कि फर्स्ट और लोअर हाउस कहा जाता है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी जिसे कि सेकंड और अपर हाउस कहा जाएगा। ये व्यवस्था है वहाँ पे जहाँ बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। हमारे यहाँ पर तो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यूनिकैमरल व्यवस्था है।
तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द फर्स्ट और पॉपुलर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर. ये पहला हाउस है और पॉपुलर हाउस है. इसमें देखें इसका फॉर्मेशन. पहला है द नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कितने सदन के अंदर सदस्य हो सकते हैं. इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर्स ऑफ द member of legislative assembly of a state has been fixed. According to article 170 of the constitution, the maximum and minimum number of any legislative assembly will be 560 respectively. Each state is divided into geographically constituencies for the election in such a way that each member of the legislative assembly represent at least 75,000 people. देखिए भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 178 में ये लिखा है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो डिवाइडेड है. उनके विधान सभा के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक चुनी हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके अंदर डिवाइड है और उसमें मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ही दे रखे हैं हर एक के लिए. तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 500 हो सकते हैं, कम से कम 60 की व्यवस्था की गई है संविधान में. इसके बीच में कहीं पर भी हो सकते हैं. और सीटों का जो आवंटन है वो इस प्रकार से दे रखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें एटलीस्ट जो भी मेंबर होगा, हर मेंबर वो कम से कम 75,000 पॉपुलेशन पर एक मेंबर होगा. यानी किसी भी राज्य के अंदर जितनी पॉपुलेशन है उसमें से जो जिला होगा उस जिले में 75,000 की पॉपुलेशन के ऊपर एक सीट वहाँ पे आवंटित की जाएगी. ये है इसका गणित. सेकंड, एक रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स. सीटों का आरक्षण किस प्रकार से है. स्कीम ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ बिन फिक्स्ड फॉर SC एंड ST टिल जनवरी 2020, 95th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2009. देखिए ये एक स्कीम जो रिजर्वेशन सीट्स की थी ये जनवरी 2020 जो कि 95वें संविधान संशोधन के तहत 2009 में ये फिक्स की गई थी. इफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट हैज़ एन ओपिनियन दैट द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हैज़ नॉट गॉट इनफ रिप्रेजेंटेशन इन द स्टेट लेजिस्लेचर देन ही कैन नॉमिनेटेड अ मेंबर फ्रॉम हिज कम्युनिटी. और अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि किसी एंग्लो इंडियन समुदाय को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है स्टेट लेजिस्लेचर में, तो वो अपनी तरफ से एक सदस्य को नॉमिनेट कर सकता है. ऐसा एंग्लो इंडियन का अपन ने प्रेसिडेंट के अंदर भी देखा था. प्रेसिडेंट के पास में भी राइट है, तो यहाँ पर राज्यपाल के पास में भी वो राइट दिया गया है. इलेक्शन प्रोसेस. Apart from the nominated member from Anglo-Indian community, all other members of the legislature will be elected directly. बाकी सबका चुनाव होगा. ओनली एंग्लो इंडियन समुदाय का अगर सदस्य राज्यपाल जो है वो नॉमिनेट करता है, बाकी सारे चुने जाते हैं. Adult franchise and unified election process with the method of simple majority is adopted for the election. और सेम वही 18 वर्ष से ऊपर की जो वोटिंग एज है उसके अकॉर्डिंग चुनेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स को और वो आकर के प्रतिनिधित्व करेंगे. ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैव बीन मेड फॉर सिंगल मेंबरशिप ओनली. हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक ही मेंबरशिप का प्रावधान है. जैसे अगर हम लोग बाड़मेर के अंदर रह रहे हैं तो हमारे पास में यही राइट है कि हम सिर्फ बाड़मेर के अंतर्गत ही वोट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि कल को हम जोधपुर जाएं और वहाँ पर हम वोट कर दें. ये संभव कतई नहीं है. अगला देखिए, क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. देखिए क्या योग्यता है अगर उसको एक MLA बनना है तो. पहला है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो. नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल एज पर आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 123 अनुच्छेद 123 में साफ साफ लिखा है 25 वर्ष से कम और 30 वर्ष से कम. अगर आपको विधानसभा के लिए जाना है तो 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, और अगर विधान परिषद के लिए जाना है तो आयु कम से कम 30 साल तो कंप्लीट होनी ही चाहिए. तीसरा है शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर स्टेट गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार
दोनों में से किसी भी सरकारी जॉब में वो नहीं हो। चौथा, शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड नो डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट। किसी भी कोर्ट के द्वारा और किसी भी मानसिक रोग का वो पेशेंट नहीं होना चाहिए। शुड फुलफिल द रिक्वायर्ड कंडीशन डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। बाकी राज्य विधान मंडल की जो भी योग्यताएं और डिसाइड की गई हैं उन सब के अंदर वो व्यक्ति फिट बैठना चाहिए। टर्मिनेशन ऑफ द मेंबरशिप, अगर वो मेंबर तो बन गया, क्या उसको टर्मिनेट कर सकते हैं? देखें जरा उसके बारे में। इन फॉलोइंग कंडीशंस द मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेचर गेट्स terminated if a person gets elected for both the houses of legislature. He has resigned from one house. Similarly, no one can become a member of state legislature and the parliament together. अगर एक व्यक्ति दोनों हाउस के लिए चुना जाता है तो उसको अपने किसी एक हाउस से रिज़ाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक ही समय में दोनों सदनों की सदस्यता नहीं रख सकता, वो एक ही सदन की सदस्यता रख सकता है। दूसरा, इफ एनी मेंबर रिमेन्स एब्सेंट विदाउट द परमिशन ऑफ द हाउस फॉर 60 days कंटिन्यूसली फ्रॉम द रिस्पेक्टिव हाउस। तो अगर कोई व्यक्ति 60 दिन तक बिना बताए सदन से गायब रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसको उसके जो सदस्यता है उससे टर्मिनेट किया जा सकता है। इफ ही हैज़ लॉस्ट द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी फॉर द कंसर्न्ड हाउस आफ्टर गेटिंग द मेंबरशिप ऑफ और लेटर क्रिएट्स एनी स्टिपुलेटेड एलिजिबिलिटी। देखिए, या तो जो योग्यताएं रखी गई है उनमें से कोई एक योग्यता उस पर फिट ना हो, या वो पहले सदस्य बन गया और उसके बाद में से जो योग्यताएं दी गई है, मापदंड दिया गया है, उसमें से वो कोई एक में अनफिट हो जाए। जैसे मान लीजिए वो सदस्य बन गया और उसके बाद में कहीं उसके सर पे चोट लग गई और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, तो उसको उसकी सदस्यता से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। टेन्योर देखते हैं, उसका कार्यकाल देखते हैं। द टर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 years, 5 साल का है उसका कार्यकाल। इट कैन बी डिसॉल्व प्रीमेच्योरली बाय द गवर्नर, उसको इसके समय से पहले जो हमारे राज्यपाल महोदय हैं उनके द्वारा भंग किया जा सकता है। बट आफ्टर द promulgation of emergency, the parliament can extend the tenure of legislature according to the law, which cannot be extended for more than 1 year at a time and would not be retained for more than 6 months after the proclamation of the end of the emergency. लेकिन अगर ऐसा कभी हो जाए कि इमरजेंसी लग जाए और पार्लियामेंट उसके बीच में चल रही थी, तो फिर पार्लियामेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। उसका कार्यकाल जो है वो लेजिस्लेचर का कानून के तहत बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो भी 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। और मोर देन 6 महीने, अगर एक बार इमरजेंसी एंड हो जाए तो उसके बाद 6 महीने तक, उससे ज़्यादा इसको नहीं बढ़ा सकते अपन। और ये इमरजेंसी का भी जो आपको पता है फंडा कि 1 साल तक ही रख सकते हैं, इससे अधिक नहीं रख सकते। ऑफिस बियरर्स देखते हैं, यानी उसके ऑफिस के अंदर कौन कौन से पद जो है वो रचे हुए हैं। देर आर 2 मेन ऑफिस बियरर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पहला है स्पीकर, दूसरा है डेप्यूटी स्पीकर। बोथ ऑफ देम आर इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दोनों को जो चुनने का काम है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ही करते हैं। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट फ्रॉम अमोंगस्ट देमसेल्व्स, उन्हीं में से चुना जाता है। देयर टेन्योर इज सिमिलर टू द टेन्योर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, उनका कार्यकाल भी लेजिस्लेटिव असेंबली के कार्यकाल की तरह ही होता है। मीनवाइल द स्पीकर कैन सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू डेप्यूटी स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू द स्पीकर, वाइस वर्सा। इसमें जो रेजिग्नेशन का प्रावधान है वो ये है कि जो स्पीकर है वो अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को और डेप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को, दोनों एक दूसरे को अपना रेजिग्नेशन सौंप सकते हैं। ये इनके अंदर व्यवस्था की गई है।
फिर है बोथ ऑफ देम कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द कंसर्न पोस्ट ऑफ द basis of the proposal accepted with majority of MLAs. The intimation regarding this proposal is essential to be given to the concerned speaker or deputy speaker before within 14 days. दोनों को उनके पद से पूर्व हटा सकते हैं और उसके लिए उनको मेजॉरिटी चाहिए, प्रपोजल लाना पड़ेगा तभी हटेंगे MLAs का। और इंटीमिटेशन इनको लगभग 14 दिन पहले देना पड़ेगा कि भाई हम आपके खिलाफ जो हैं वो आप को हटाने के लिए हम प्रपोजल लेके आ रहे हैं। 14 डेज बिफोर हमको बताना पड़ेगा। स्पीकर के फंक्शन क्या है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर देखें जरा। पहला है ही प्रिसाइड ओवर द सिटिंग ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर की मीटिंग की अध्यक्षता करता है। दूसरा है मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर इन द हाउस इज मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पीकर एंड होल्ड एवरी राइट टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स फॉर दिस पर्पस। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है स्पीकर। साथ ही साथ और भी कोई अगर डिसीजन लेने हैं तो वो अगर उसको ज़रूरी है तो वो ले सकता है स्पीकर। थर्ड है ओनली बाय हिज कमांड एनी मेंबर ऑफ द हाउस कैन गिव अ स्पीच इन द हाउस। सदन के अंदर कोई भी सदस्य बिना उसकी परमिशन के भाषण नहीं दे सकता। ही कैन ऑर्डर टू रिमूव ऑल द नॉन पार्लियामेंट्री और रूड वर्ड्स फ्रॉम द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। उसके पास में अधिकार है कि वो किसी भी शब्दावली को जो सदन के मर्यादा के खिलाफ है उसको वो हटा सकता है। फिर है ही कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ प्रोसीडिंग इन द हाउस ऑन द एडवाइस ऑफ द लीडर ऑफ हाउस। और वो जो जीती हुई पार्टी का लीडर है उसकी कंसर्न पर, उसकी कहने पर, सलाह पर एडवाइस ले सकता है, डिटरमाइन कर सकता है किसी भी प्रोसीडिंग को। ही एक्सेप्ट डज नॉट एक्सेप्ट द क्वेश्चन व्हेन दे आर एनोमलस। हाँ, और वो प्रश्नों को, जो प्रश्न लेने हैं वो प्रश्नों को अगर वो सही है, लीगल है, तो ये उसी के ऊपर है, वो चाहे तो ले चाहे तो ना ले। ही मेक्स द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आफ्टर द वोटिंग। और वोटिंग होने के बाद में चुनाव का निर्णय जो है वो भी वही देता है। ध्यान रखें ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये किसी भी मुद्दे के ऊपर जो वोटिंग होती है सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर, ये उसकी बात कर रहा है। आठवां है इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज ही डज नॉट पार्टिसिपेट इन द वोटिंग इन हाउस बट इफ देयर इज अ सिचुएशन ऑफ इक्वल वोट्स इन प्रोज एंड कॉन्स ऑन एन इश्यू ही यूजेज द कास्टिंग वोट। वैसे उसके वोट की वैल्यू नहीं होती, उसका वोट काउंट नहीं होता है, लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि दोनों तरफ वोट बराबर पड़ गए हैं, मान लो 100 वोट आए थे और उसमें 50 पक्ष में 50 विपक्ष में पड़े, तब इसका वोट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और तब स्पीकर जो है वो डिसाइडेड वोट जो है वो देता है। 9th पॉइंट है वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर ओनली। जो सदन के अंदर पेश किया जाने वाले बिल हैं उसमें से मनी बिल की जो पुष्टि करने का काम है, उसको स्वीकार करने का काम है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पीकर ही करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है। He gives decision on the petition of defection। और जो भी निर्णय भी देना है, अगर किसी पिटिशन है डिफेक्शन को लेकर के अगर सदन के अंदर, तो वो डिसीजन भी जो है वो यही देता है। इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर द डेप्यूटी स्पीकर कैरीज आउट ऑल हिज फंक्शन। और अगर कभी किसी कारणवश स्पीकर नहीं अवेलेबल है तो उसके सारे निर्णयों का जो निर्वहन है वो कौन करता है, डेप्यूटी स्पीकर करता है। तो आज हमने देखा है पॉइंट हमारा विधानसभा का जो हमारा पॉइंट था इलेक्शन, और इलेक्शन की प्रोसेस देखी हमने। बाकी का जो अगला वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।